विरोध जारी, कुछ संगठनों ने आज भारत बंद का किया आह्वान। भारत बंद को देखते हुए बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में हाई अलर्ट। केंद्र सरकार द्वारा लाई गई योजना अग्निपथ को लेकर मचा घमासान। आनंद महिंद्रा ने किया ट्वीट, गिनाई अग्निपथ की खूबियां, अग्निवीरों को नौकरी देने का ऐलान। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के धमकी मामले में बड़ा खुलासा। क्राइम ब्रांच की प्रारंभिक जांच में दुबई का निकला मोबाइल नंबर। इस नंबर से मुलायम सिंह यादव की बहू को भी मिली थी धमकी। मुंगेरी में बारिश ने खोली अधिकारियों की पोल। बारिश शुरू होते ही कीचड़ में तब्दील हुआ राजस्व परिसर। रहवासियों को करना पड़ रहा कई तरह की परेशानियों का सामना। और लोरमी पुलिस ने डॉक्टर से मारपीट मामले में 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 50 बिस्तर मातृ शिशु अस्पताल का मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था डॉक्टर को। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं क्रांति प्रिया। खबरें कुछ अलग अंदाज में। सबसे पहले खबर, केंद्र सरकार की अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के बीच कुछ संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया। बंद की सूचना के मिलने के बाद सरकार भी सतर्क हो गई है। रेलवे सुरक्षा बल और सरकारी रेलवे पुलिस को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। सभी प्रमुख स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा सेना भर्ती के लिए लाई गई योजना अग्निपथ को लेकर जहां देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो वहीं अब सेना और सरकार से लेकर उद्योगपति इसके फायदे गिनाने लग गए हैं। इसी क्रम में महिंद्रा ग्रुप के मालिक आनंद महिंद्रा ने ट्वीट कर अग्निपथ योजना की खूबियां गिनवाने के साथ अपनी कंपनी में अग्निवीरों को नौकरी देने का ऐलान भी कर दिया। आनंद महिंद्रा ने ट्वीट कर कहा है कि कॉरपोरेट क्षेत्र में अग्निवीरों के लिए रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। नेतृत्व, टीम वर्क और शारीरिक प्रशिक्षण से लैस युवा हमारे उद्योग को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन युवाओं को संचालन से लेकर प्रशासन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन तक का पूरा स्पेक्ट्रम शामिल है। अब खबर भोपाल से, जहां सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को धमकी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। राजधानी भोपाल में क्राइम ब्रांच के प्रारंभिक जांच में दुबई का मोबाइल नंबर निकला है और इसी नंबर से मुलायम सिंह यादव की बहू और बीजेपी नेत्री अपर्णा यादव को धमकी मिली थी। आपको बता दें, साध्वी और अपर्णा यादव को फोन पर एक ही नंबर से धमकी देने वाले शख्स ने खुद को दाऊद के भाई का गुर्गा बताया था। सांसद प्रज्ञा ठाकुर को जो धमकी दी गई थी जिस नंबर से, उस नंबर की प्रारंभिक जांच हो चुकी है और इस जांच में ये बात निकल कर आई है कि दरअसल ये नंबर दुबई का है और इसी नंबर से इससे पहले भी कई इस तरह की धमकियां दी जा चुकी हैं, जिसमें मुलायम सिंह यादव की बहू और बीजेपी नेत्री अपर्णा यादव शामिल हैं। साध्वी और अपर्णा यादव को फोन पर एक ही नंबर से धमकी देने वाले शख्स की आवाज भी सुनाई दी, जिसने खुद को दाऊद के भाई का गुर्गा बताया। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं खबर भारत से चर्चा करने के लिए सीनियर रिपोर्टर प्रदीप तलरेजा। प्रदीप, जिस तरह से 2-3 लोगों, अगर बड़े लोगों की, वरिष्ठ नेताओं की बात करें, मुलायम सिंह यादव की बहू के बाद अब बारी सांसद प्रज्ञा ठाकुर की, जिनको पहले भी धमकियां मिल चुकी हैं कई नंबरों से। देखिए, निश्चित तौर पर हमने देखा है कि कुछ दिन पूर्व एक मामला निकल कर सामने, जिसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को दुबई के एक नंबर से फोन आता है और उसको धमकी दी जाती है कि वो धमकी देने वाला व्यक्ति जो है अपने आप को दाऊद इब्राहिम के भाई कासकर का गुर्गा बताता है और उसको जान से मारने की धमकी देता है। लेकिन जिस पर भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जो है FIR मामला दर्ज कराया था। मामले की जांच करते हुए जो क्राइम ब्रांच की टीम ने उसके पूरे मामले को संज्ञान लिया और तुरंत ही इस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए नंबर को पहले तो ट्रेस आउट किया जाए। बाद में ये जानकारी जो निकल कर आई क्राइम ब्रांच के द्वारा, जिसमें ये स्पष्ट किया जाए कि ये जो वही नंबर है जिस नंबर से इस नंबर का जो सीधा कनेक्शन है कहीं ना कहीं जो है वो दुबई से जुड़ा हुआ है। और ऐसे में जब इस पूरे मामले की जांच की गई तो भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के साथ साथ जो मुलायम सिंह यादव जो कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनकी बहू अपर्णा यादव को भी इस
इसी नंबर से धमकी एक बार पहले भी मिल चुकी। ये बात जो है क्राइम ब्रांच के टीम ने जो शुरुआती जांच पड़ताल की है उसमें ये बातें निकल कर आई। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप। जिस तरह से हालांकि प्रारंभिक जांच में सारी बातें निकल चुकी हैं, अब देखना ये होगा कि इस नंबर को रखने वाला वो शख्स कब पुलिस के हाथों आता है। मुंगेली के गीधा स्थित नवनिर्मित तहसील और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व परिसर कीचड़ में तब्दील हो गया। मुख्य सड़क से राजस्व कार्यालय तक पहुंचने के लिए आम और खास जनों को जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है, जहां आए दिन बिजली की कटौती की दंश से आमजन के साथ साथ अधिकारियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। आपको बता दें कि कई बार समस्या से अवगत भी कराया गया है, पर समस्या जस की तस बनी हुई है। ये सर, एक दिन का काम 10 दिन में हो रहा है। यहाँ बिजली का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बरसात के कारण से तो और हो रहा है। कितने दिनों से आप यहाँ आ रहे हैं? यहाँ तो मेरे बहुत महीनों हो गया है। अच्छा। हाँ। आए दिन बिजली बंद रहती है? आए दिन। क्या वजह है कि आपका काम जो है अटका पड़ा है? ये बिजली के कारण से ही है। अच्छा। तहसील मुंगेली में लाइट की बहुत भारी परेशानी है। यहाँ कम से कम एक दिन में 6 से 7 बार लाइट कट जाता है। इसके लिए कलेक्टर साहब को बार बार लाइट करने से एक तो कंप्यूटर ऑन नहीं हो पाता, और आए हुए जो बाहर हमारे ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक अनावेदक पक्ष हैं बहुत उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके लिए उच्च विभाग को जानकारी दी? कई बार बोल चुके हैं, कोई समाधान नहीं है। बहुत भारी परेशानी का सामना कर रहा है। देख लीजिए कैसे हम लोग का दिक्कत ये है कि जो पहले अभी एसडीएम कार्यालय है, इसके सामने की ज़मीन जो है वो लो लाइंग एरिया थी। इसमें मिट्टी पाटी गई थी, मिट्टी पाट के इसको ऊपर किया गया था। क्योंकि बरसात है, बरसात में मिट्टी दबेगी, जब मिट्टी दबेगी तो उसके बाद इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम किया जाएगा। तो 2-3 बरसात इसलिए हम लोग भी रुके हुए हैं कि जब तक थोड़ी दब जाए उसके बाद वो कंस्ट्रक्शन का काम करे, क्योंकि करेंगे तो फिर कुछ टूट होएगा। तो आप देख लिए होंगे रास्ते में मुरुम डलवा दी जा रही है। वो कुछ दिनों में मुरुम होते ही सामने जो पुलिया बना है इससे मेन रोड से कनेक्ट हो जाएगा, तो ये जो कीचड़ वाली समस्या है ये कम हो जाएगी। साथ में नेक्स्ट वीक इसमें वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, इसमें इसको। और हमारे साथ जुड़े हुए मुंगेली से ब्यूरो हेड निखिलेश लाल, हम उनसे चर्चा करेंगे। निखिलेश, अधिकारियों की बातें हमने सुनी, ग्रामीण की समस्या भी सुनी। ये दलीलें जो है वो बहुत पुरानी है, क्योंकि हर बार स्थितियां ऐसी ही बनती हैं। ये तस्वीरें कुछ नई नहीं और उनके आश्वासन कोई नए नहीं। क्या कहेंगे? बिल्कुल क्रांति, ये जो नवनिर्मित तहसील एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व परिसर जो बना हुआ है वो वाकई में आम लोगों के लिए वरन अधिकारियों के लिए भी परेशानी का सबब बना हुआ है। जहां वर्तमान में अभी तो मौसम और मानसून की जो पहली बारिश आई हुई है उसमें ही बहुत सी परेशानियां जो है खुल करके सामने आ रही हैं। जहां कीचड़ हो गए, वहीं तहसील परिसर में एसडीएम कार्यालय में जहां स्टाम्प वेंडर्स होते हैं उनके लिए ना बैठने की व्यवस्था, ना ही आम जनों के लिए बैठने की व्यवस्था हुई है कि वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर एक छोटा सा बनाया जा रहा है। वहीं अभी जानकारी मिली है कि सांसद निधि से 5 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं जो जिला पंचायत के द्वारा वहां निर्माण होना है। तो इस कारण से ये जो रुकी हुई बातें हैं, जो निर्माण है जो और परेशानियों का सबब जो बना हुआ है, आम इंसान इससे वाकई परेशान है। और वहाँ जो अभी हाल फिलहाल में जो बातें निकल करके आ रही थी सामने की मौसम के अनुसार में इस वर्ष वहाँ पर पौधारोपण होना है, इस कारण नहीं दिया जा रहा है। वहाँ पर कार्य निर्माण जो है वो रुके हुए हैं। ये सरासर लापरवाही जिला प्रशासन की नजर आ रही है। जी कांति। जी बिल्कुल, क्योंकि बारिश के बाद या बारिश जैसे ही रुकती है तो एक और बड़ी समस्या आती है। ये कीचड़ जब सूख जाता है तो बड़े बड़े ढेर में तब्दील हो जाता है, वो जिसको हम बोलते हैं कि मिट्टी का एक बड़ा सा, ये हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं। इससे दुर्घटनाओं के भी जो आसार हैं वो तेजी से बढ़ जाते हैं। वाकई कांति, ये जो मिट्टी का वहां पर जो डाला गया है समतलीकरण के लिए, ये काम जो पहले हो जाना चाहिए था। ये आरईएस निर्माण एजेंसी थी जिन्हें कार्य सौंपा गया था, वहां समतलीकरण कार्य किए बगैर ही हैंडओवर कर दिया गया। ये एक सरासर लापरवाही सामने नजर आ रही है। वहीं सिटी से दूर होने के कारण लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका एक विरोध भी हुआ था, बार काउंसिल और वकीलों के द्वारा इसका विरोध किया गया था कि सिटी से दूर हो जाने के कारण में आमजनों को भी परेशानी हो रही है, बार बार आने जाने में तकलीफें होती हैं। आमजन भटकते हैं स्टाम्प के लिए, एप्लीकेशन बनवाने के लिए, वहाँ कंप्यूटर के कार्य होते हैं, टिकट्स के उपलब्धता नहीं हो पाती है।
तो इस कारण से आम जन तो परेशान हो रहे हैं, वही विभागीय अधिकारी भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर बिजली के जो कनेक्शन लगाए गए थे और अभी हाल फिलहाल में मुंगेली का जो टेम्परेचर पूरे गर्मी के समय रहा है, सबसे ज्यादा रहा है प्रदेश में, और बिजली संकट से जूझ रहा है मुंगेली। तो एक लंबी देरी हो चुकी है यहाँ मुंगेली में, जहाँ बिजली के अवैध कटौती जो है वो एक बड़ी परेशानी बनी हुई है, दिन में 3 बार 4 बार, और जिसके कारण अधिकारी वर्ग भी अभी ऐसा दिखने में दिख रहा है, जो तस्वीरें हमने देखी है कि टॉर्च जला करके तहसीलदार तहसील ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, कर्मचारी काम कर रहे हैं, पसीने से तरबतर हैं। बिजली की उपलब्धता नहीं होने के कारण बहुत से जो राजस्व के काम है, जो महत्वपूर्ण काम है, वो पेंडिंग में पड़ जा रहे हैं, और इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हालांकि कलेक्टर साहब से जब बात हुई थी तो उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर बिजली विभाग को आदेशित भी किया था कि बिजली व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी, और आश्वासन भी मिला था कि 2 दिन में 3 दिन में 1 हफ्ते में ये व्यवस्था है जो दुरुस्त कर ली जाएगी। पर 1 महीना 2 महीना हो चुका है, आज भी स्थिति वही बनी हुई है, और अब बरसात आ चुका है। बरसात के कारण में जो सामने जो मिट्टी डाली गई है उसमें आमजनों की और अधिकारियों की भी गाड़ी फंसने की बहुत बड़ी संभावना है। जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर हमने अभी जो बात की बिजली वाली, विभाग अधिकारी जो हैं वो अपने ही विभाग की समस्याओं को खत्म नहीं कर पा रहे, जनता की समस्याओं को ये विभाग क्या खत्म करेगा, ये एक बड़ा सवाल अभी भी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए निखिलेश। मुंगेली जिले के लोरमी में 50 बिस्तर मातृ शिशु अस्पताल में डॉक्टर के साथ मारपीट की गई, जिसका वीडियो सामने आया था। जानकारी के अनुसार गिरीश धुर्वे अपनी साली का इलाज कराने गए थे, जहां किसी बात को लेकर बहस हो गई और मामला इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने डॉक्टर दिनेश साहू के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। परिजन और डॉक्टर के बीच किस बात को लेकर मारपीट हुई, हालांकि इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। डॉक्टरों ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज करवा दी है, जहां डॉक्टर शिकायत पर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। लोरमी थाना प्रभारी एनबी सिंह ने बताया कि डॉक्टर दिनेश साहू की रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। इंजेक्शन ट्रीटमेंट सब हो गया था, उसके बाद उनका बात करने का तरीके से ही लग रहा था कि वो लड़ाई करने के लिए आया हुआ था। तो उनके द्वारा बस ये पूछा कि आप कौन हो करके, तो उसके द्वारा तो कैसे पूछ सकता है मेरे को, ऐसा करके गाली गलौज किया, मारने की धमकी दिया। ये बोला कि आप बाहर मिलिए, मैं आपको बताता हूँ, चल बाहर मिल, तू बाहर मिल, तेरे को बताता हूँ करके। उसके बाद उसके घर वाले लोग सॉरी बोले, उसकी बेटी सॉरी बोली, तो मैं पहला रिपोर्ट नहीं भेजा। तो उसके बाद वो कुछ 15-20 मिनट बाद वो 6-7 लोग को आके मारपीट, डायरेक्ट मारपीट स्टार्ट कर दिया। वो क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि उसको मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो भी है कड़ी से कड़ी सज़ा हो, और बाकी स्टाफ का जो आगे का जो है ना, ताकि वो सुरक्षित महसूस करे, उसके लिए सिक्योरिटी चाहे जो जितने भी हो सके वो व्यवस्था होनी चाहिए। तभी मेरे हिसाब से लोगों को ड्यूटी करना चाहिए, उसके बाद नहीं करना चाहिए। अगर नहीं होती है तो ऐसा तो आप देख सकते हैं क्या है। मेरे मन में तो ये है कि मैं घर से निकलना नहीं चाह रहा हूँ अभी, ऐसा है। मेरे साथ ये घटना हुआ है। मैं कल जब हॉस्पिटल गई हूँ ना, तो फिर जिस टाइम मैं गई थी मेरे को बहुत परेशानी था, प्रॉब्लम था। पेशेंट इसलिए जाता है क्योंकि उसको बहुत प्रॉब्लम रहता है। उस टाइम कभी कभी ऐसा रहता है कि डॉक्टर रहता है, डॉक्टर नहीं रहता। हो सकता है कि डॉक्टर लोग बिजी रहते हैं ऑपरेशन वगैरह, उस टाइम सही समय में नहीं आ पाते। तो थोड़ा सा हम लोग जाने के बाद वेट किए थे डॉक्टर का। वो सिस्टर डॉक्टर को बुला के लाई है। उसके बाद फिर ना सर आए, मतलब 10 मिनट में आए हैं। आने के बाद फिर सर को मैं अपना प्रॉब्लम बताई कि मेरे को ये सब हो रहा है करके, और ये सब मेडिसिन खाई वहाँ से करके। 1 घंटे मतलब मेडिसिन मैं घर में खा चुकी थी। 1 घंटा खाने के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। फिर भी मैं हॉस्पिटल गई, उसके बाद भी वेट करना पड़ा, तो वही नहीं हो पा रहा था मेरे से। कितना मेरे को तकलीफ हो रहा था कि उसको कोई जल्दी आके इंजेक्शन लगा दे करके मैं सोच रही थी। पापा मतलब पूछे कि अभी का तत्काल इलाज बताओ करके, तो वो डॉक्टर बोले कि अभी कर तो रहे हैं, ऐसे करके थोड़ा बदतमीज़ी से बात किए। पापा बोले कि थोड़ा अच्छे से बात करो तमीज़ में, तो बोलते हैं तू कौन है बे, ऐसा वगैरह, मतलब गाली वगैरह दिए उनको। तो पापा बोले कि मतलब इसी बात में उन लोग का बातचीत बढ़ गया, और बोले कि कहाँ कहाँ से आ जाते हो तुम गंवार लोग, ऐसा वैसा करके बोले हम लोग को। इस वजह से, और आगे का मेरे को नहीं पता, बट पूरा लड़ाई मतलब बदतमीज़ी से उन्हीं लोग बात किए इस वजह से, और जाति के नाम से भी हम लोग को बोले। कौन गाली दे रहा था आपको? डॉक्टर। क्या बोल रहे थे? वो बोले कि तुम लोग कहाँ कहाँ से आ जाते हो गौड़ गंवार लोग, और रोज़ आते हैं तुम लोग के जैसे देखते हैं हम लोग रोज़, ऐसे बोले हैं। जो डॉक्टर हैं CSC लोरमी में, ये अपने स्टाफ के साथ आए थे। इन लिखित आवेदन प्रस्तुत किए कि गिरीश कुमार ध्रुव
एवं उसके बच्चे परिवार के लोग आके अस्पताल में 5-6 लोग मारपीट किए हैं। वीडियो फुटेज के आधार पे हमने 3 आरोपी और एक अपचारी बालक को अभी फिलहाल गिरफ्तार किया है। धारा 186, 353, 294, 506, 323, 34 भारतीय दंड विधान की धारा एवं छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान अधिनियम 2010 की धारा 4 के तहत आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, जिन्हें माननीय न्यायालय जुडिशल रिमांड में पेश किया जाएगा। अब राजधानी की बात करेंगे। भोपाल में नगर निकाय चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस नेताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि भोपाल के बाग उमराव दूल्हा के लोगों ने नाराजगी जाहिर करते हुए शहर के वार्ड 40 में ऐसे पोस्टर लगाए हैं जिसमें लिखा गया है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं का क्षेत्र में आना मना है। जबलपुर पुलिस ने हवाला कारोबार के फरार मुख्य आरोपी विपिन पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद पुलिस ने आयकर विभाग को सूचना दी है। अब आयकर टीम उससे पूछताछ कर सकती है। बताया जा रहा है कि विपिन पटेल पिछले कई सालों से हवाला का कारोबार कर रहा है, जिसका मायाजाल अनेक जिलों तक फैला हुआ है। आरोपी से पुलिस पूरी गैंग से संबंधित सख्ती से पूछताछ कर रही है। हवाला वाले प्रकरण में आरोपी विपिन पटेल पिता शन्नूलाल पटेल निवासी आशीर्वाद मार्केट, इसको 17 जून को इसको अभिरक्षा में लिया जाकर पूछताछ की गई है। धारा 41 का नोटिस इस पर तामील कराया गया है और सूचना इनकम टैक्स को भी इसकी दे दी गई है। ये कोई पैसे जब्ती हुए उनके पास? मसरूक का तो नकदी रुपए जो मौके पर जब्त हुए थे वही जब्ती हुई है। अन्य भी कोई मसरूक ऐसा जब्त नहीं हुआ है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इसमें भी अनुसंधान कर रहा है। मुख्यमंत्री स्लम योजना नगर पंचायत गौरेला के कर्मचारी के एम्बुलेंस से बैटरी केबल निकालने के दौरान करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि राम नारायण नगर पंचायत गौरेला में ड्राइवर के पद पर पदस्थ था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गौरेला की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री स्लम योजना नगर पंचायत गौरेला के एक कर्मचारी की मृत्यु हो गई है और कारण बताया गया है कि वो एम्बुलेंस से बैटरी केबल निकालने की कोशिश कर रहा था और इस दौरान उसे करंट लग गया। और हमारे साथ जुड़े हुए गौरेला से तनवीर आलम। तनवीर, क्या खबर है, वहां क्या था पूरा मामला? जी तनवीर। तस्वीरें हम देख सकते हैं, शायद इसी वैन से, यही है वो वैन जिससे वो बैटरी निकालने की कोशिश की जा रही होगी और करंट लगने से ड्राइवर के पद पर जो पदस्थ था युवक, उसकी मृत्यु की खबर है। मामला गौरेला से इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री श्रम योजना नगर पंचायत गौरेला के एक कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई। तनवीर हमारे साथ जुड़े हुए। तनवीर, क्या है पूरा मामला, बताइए। जी बिल्कुल, नगर पंचायत का एक कर्मचारी था जो पेशे से ड्राइवर था, जो पानी के टैंकरों की सप्लाई किया करता था। ये जो मुख्यमंत्री की श्रम योजना के तहत जो एम्बुलेंस नगर पंचायत में खड़ी रहती, क्योंकि नगर पंचायत के अंडर में वो एम्बुलेंस रहती है, तो उसकी बैटरी चार्ज करने के लिए वो केबल लगा रहा था, जिसकी वजह से मृतक राम नारायण उस करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी आकस्मिक मौत हो गई। जी बिल्कुल, क्या कहना है अधिकारियों का, इस विभाग के स्लम योजना नगर? जी बिल्कुल, अधिकारियों का तो कहना है कि जो मृतक था उसके परिवार को नौकरी देने की बात, जो उसके परिवार वाले और गांव वाले तमाम लोग उसके परिवार के लोग उसकी नौकरी देने की और मुआवजा देने की बात कर रहे हैं। वहीं पे नगर पंचायत अधिकारियों को यही कहना है कि जो भी उचित कार्रवाई होगी, जो मृतक के लिए जो भी उचित होगा वो प्रशासन की तरफ से किया जाएगा। जी, जिस वक्त बैटरी निकाल रहा था, क्या राम नारायण अकेला था, कोई और नहीं था वहाँ मौजूद? जी बिल्कुल, और भी नगर पंचायत की 2-4 स्टाफ मौजूद थे, लेकिन राम नारायण ही बैटरी को निकालकर उसको चार्ज करने की प्रक्रिया है, उसे बैटरी निकालकर चार्ज करता, जिससे उसको अचानक करंट लगा और जिससे मौके पे उसकी मौत हुई। जो मौके पे मौत हो गई तो सारी नगर पंचायत में अफरा तफरी का एक माहौल था।
एम्बुलेंस में लगने वाली ये जो बैटरी है, क्योंकि ये सरकारी मामला है और सरकारी विभाग में ये ड्राइवर के पद पर था राम नारायण, जिसकी मृत्यु हो गई है, तो क्या एम्बुलेंस में इस तरह की बैटरी या केबल निकालने के लिए एहतियात के तौर पर इनको कुछ गाइडलाइंस नहीं दी जाती, कुछ नियम, कुछ कायदे नहीं है, जी क्योंकि बिल्कुल। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो? बैटरी निकालने के लिए और बैटरी चार्ज करने के लिए पूरी तरीके से गवर्नमेंट की गाइडलाइन मौजूद है, लेकिन गाइडलाइन का पालन शायद मृतक ने नहीं किया होगा, जिसकी वजह से ये दुर्घटना घटी है। कहीं ना कहीं मृतक की भी कोई गलती रही होगी, लेकिन जाने वाला तो चला गया है। अब उसको नौकरी की जो परिवार वाले मांग कर रहे हैं और जो वो उसके परिवार को जो उसकी मुआवजा राशि है वो मिल जाए, ऐसा मतलब लोगों का भी कहना है। और नगर पंचायत अधिकारियों का भी यही प्रयास है कि जाने वाला तो चला गया, उसके परिवार में से किसी एक को नौकरी मिल जाए या उससे किसी प्रकार का मुआवजा शासन के द्वारा दिलाया जाए। ठीक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर जुड़ने के लिए। रीवा बजरंग सेना के प्रदेश संगठन मंत्री देवेंद्र शुक्ला ने महापौर पद का नामांकन दाखिल किया। इस दौरान बजरंग सेना के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ अन्य समाज सेवी संगठनों के लोग भी मौजूद रहे, जिसके लिए सबसे पहले कोठी कंपाउंड शिव मंदिर के पास एकत्रित होकर विशाल जन रैली निकाली गई और भोले बाबा के आशीर्वाद के बाद ये रैली कलेक्ट्रेट पहुंची। इस दौरान एडवोकेट देवेंद्र शुक्ला ने पत्रकारों से चर्चा भी की। उन्होंने कहा उनकी पहली प्राथमिकता सुव्यवस्थित तरीके से विकास करना, नगर निगम द्वारा बनाए गए वापस करना उन नियमों को और शहर को अतिक्रमण मुक्त कराना, साथ ही स्वच्छता और वृक्षारोपण उनकी पहली प्राथमिकता होगी। राजधानी भोपाल में हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर दीपक मरावी को मिली क्लीन चिट पर कांग्रेस मीडिया विभाग की उपाध्यक्ष संगीता शर्मा ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि 50 से ज्यादा नर्सों के साथ यौन शोषण करने वाले हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर दीपक मरावी को क्लीन चिट मिली। सरकार के संरक्षण के चलते नर्सों को न्याय नहीं मिल रहा। डॉक्टर मरावी को बिना निलंबित किए जांच को प्रभावित किया गया है। उन्होंने लिखा है, रक्षक करने वाले भक्षक बन गए। सबसे बड़े हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर दीपक मरावी को सरकार द्वारा क्लीन चिट दे दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि अस्पताल में महिलाओं के काम करने लायक माहौल नहीं, तो महिलाएं सुरक्षित कैसे रहेंगी। 50 से अधिक हमारी नर्स बहनों ने डॉक्टर मरावी पर गंभीर यौन शोषण और दुष्कर्म के प्रयास के आरोप लगाए थे। डॉक्टर मरावी को बिना निलंबित किए जांच की गई, जिससे जांच प्रभावित हुई और इसी वजह से नर्सों को न्याय नहीं मिल पाया। मुख्यमंत्री जी, आप कहते हैं बेटियों की तरफ गलत नजर उठाने वालों के घर जमींदोज कर दिए जाएंगे, बुलडोजर चलेंगे। आपने इस और हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीनियर रिपोर्टर खबर भारत से प्रदीप तलरेजा। प्रदीप, अब जो संगीता शर्मा कह रही हैं सीधे सीधे आरोप ही लगा रही प्रदेश सरकार पर, क्या कहना है, कुछ एक्शन लिया जाएगा डॉक्टर दीपक पर? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो आपने कुछ दिन पूर्व भी देखा है कि जो हमीदिया हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, हमारे पास अधीक्षक है डॉक्टर दीपक मरावी, उनको उनके ऊपर 50 से अधिक नर्सों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग और उनके साथ जो है कई ऐसे तमाम बड़े जो आरोप थे उनके ऊपर लगाए थे। जिस पर जो पत्र था वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और तमाम ऐसे बड़े जो आला अधिकारी हैं उन सबको इसकी सूचना दी थी। उसके बाद जो शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने एक जांच कमेटी की बात की थी, जिसमें 10 दिन के अंदर पूरी जांच है वो करके रिपोर्ट सौंपने की बात कही थी। लेकिन जिस प्रकार से रिपोर्ट आई है उसमें कहीं ना कहीं क्लीन चिट जिस प्रकार से डॉक्टर दीपक मरावी को दी है, उसको लेकर के राजनीतिक गलियारों में भी जो है कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि कांग्रेस सीधे तौर पर जो है वो प्रदेश सरकार पर हमला हुआ। देखिए, जो संगीता शर्मा है मीडिया विभाग की उपाध्यक्ष है, उन्होंने साफ तौर पर जो है प्रदेश सरकार को निशाना साधते हुए कहा है कि तो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं चाहे माफिया हो, चाहे महिलाओं के साथ कोई दुष्कर्म हो या किसी प्रकार का अनैतिक अत्याचार करने वाले लोग हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी ओर जो डॉक्टर मरावी है, जिनको 50 से अधिक नर्सों ने आरोप लगाए हैं, पूरे पत्र के माध्यम से आरोप को लगाया है, उसके बाद उनको बिना वहां से हटाए जांच कर दी है। उस जांच को कहीं ना कहीं वो संदेह की घेरे में लेते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि क्लीन चिट दिया जाना, वाकई क्या कार्रवाई की गई थी या नहीं, जांच पड़ताल ठीक से की गई थी या नहीं, इस पर भी सवाल खड़े करती है। क्योंकि 50 नर्स एक साथ झूठ नहीं बोल सकती, इसका मतलब कहीं ना कहीं पहले भी इनके खिलाफ
कार्रवाई की बात की जा चुकी होगी, लेकिन शायद नजरअंदाजी देखने को मिली। और या फिर डॉक्टर दीपक मरावी पर वाकई किसी का संरक्षण है, क्योंकि एकदम से क्लीन चिट दिया जाना ये तो इसी बात की तरफ इशारा करता है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से कांग्रेस लगातार हमलावर बनी हुई है, पहले दिन से ही जब से लड़कों ने जो आरोप लगाया, आरोप लगाने के बाद से खुद संगीता जो शर्मा है, वो मीडियाबाद की उपाध्यक्ष है कांग्रेस की, वो खुद जो है वो पीड़ित नर्सों से मिलने वहां पर पहुंची थी। लेकिन वहां पर भी उन्हें पीड़ित नर्सों से नहीं मिलने थे, सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उनको मिलने नहीं दिया गया था। उस समय भी इस बात को उन्होंने कहा था कि जब तक उनको उनके पद से हटाया नहीं जाता, जब तक जो जांच है, प्रक्रिया है, वो स्पष्ट जो जांच रिपोर्ट है वो साफ सुथरी नहीं आ सकती। ऐसे में लगते ही बड़े तमाम जो आरोप थे वो भी संगीता शर्मा ने लगाए थे। देखिए, आज एक बार फिर से क्लीन चिट मिल जाना और उसके बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण की जो बात है वो वाकई एक कहा जा सकता है कि आने वाले समय में कि जो ये संरक्षण है, आखिर किसका संरक्षण और किसके इशारे पर जब पूरी 50 से अधिक महिलाएं इस बात का आरोप लगा रही है, उसको उस बात को भी सिरे से खारिज कर देना, कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव का भी इसमें हस्तक्षेप होने की बात जो है वो जरूर कह रही है संगीता शर्मा। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।